हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म द डायमंड एकेडमी। देखो बेटा, एज यू ऑल नो आई एम हियर योर बायोलॉजी मेंटोर और मैं आपकी जितनी भी बायोलॉजी की क्लासेस होंगी वो पूरा सब्जेक्ट हम कवर करने वाले हैं, तो आप मेरे साथ अटैच रहेंगे पूरा साल। अब देखो, आप सबको पता है हमारा बैच अनाउंस हो चुका है 12th के लिए कि हम कैसे कैसे क्या क्या क्लास कवर करने वाले हैं, कौन कौन हमारी फैकल्टी है। लेकिन बेटा अब डायरेक्ट क्लास शुरू करने से पहले आई थॉट कि मुझे पहले बच्चों से कनेक्ट होना चाहिए और आई वांट कि मेरे बच्चे भी मेरे साथ कनेक्ट हों, क्योंकि क्या होता है टीचर और हम देखो ऑनलाइन हैं, आप हमें एक कैमरे के पीछे देख रहे हैं, तो आई वांट कि हमारे बीच में यानी बच्चों के बीच में और मेरे बीच में कनेक्टिविटी होनी चाहिए। तो उसके लिए मुझे लगा कि मैं थोड़ा बच्चों को प्रॉपर गाइडेंस दूँ क्लास हमारी जो स्टार्ट हो उससे पहले। तो बेटा हम स्टार्ट करते हैं। देखो, मैं आपको चाहती हूँ कि जो हम बायो का जो सीरीज़ रखेंगे यानी बायो को जैसे कंटिन्यू करेंगे, तो बेटा आई वांट टू टेल यू कि देखो जो भी कंटेंट है आपका, जितना भी आपको है बोर्ड में आता है, आई अश्योर यू कि वो मैं पूरा कराऊंगी आपको। लेकिन आई वांट कि आप भी उतना ही डेडिकेशन रखें, आपकी भी उतनी मेहनत हो। लेकिन क्या होता है, स्टार्टिंग में बच्चे बहुत मिसगाइड रहते हैं, बहुत भटके हुए रहते हैं, मैम कहाँ से पढ़ना है, सर कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, मल्टीपल बुक्स के लिए जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो आई वांट कि कैसे आप 70 आउट ऑफ 70 गेट कर सको बायो में, कैसे आप 70 आउट ऑफ 70 गेट कर सको बायो में, उसके लिए मैंने आपके कुछ पॉइंट सोचे और फिर मुझे लगा कि मुझे इन चीज़ों को बच्चों के साथ शेयर करना चाहिए। एंड आई एम हेयर फॉर यू कि मुझे क्या क्या यानी आपको बताना है, क्या क्या आपको फॉलो करना है। तो देखो बेटा, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़, बच्चे क्या करते हैं, पढ़ना शुरू कर देते हैं। स्कूल में गए, स्कूल में क्लासेस स्टार्ट हो गई, पढ़ना शुरू कर दिया, जो टीचर पढ़ा रहे हैं बच्चे पढ़ते जा रहे हैं। लेकिन क्या प्रॉब्लम आती है, मेन चीज़, अगर मैं रेशियो उठाऊँ तो 100 में से 90% बच्चों को तो यही नहीं पता होता कि उनका एक्चुअली सिलेबस क्या है। जिस चीज़ को वो सोचो पूरे साल पढ़ने वाले हैं, जिस चीज़ को वो पूरा साल पढ़ने वाले हैं, जिसमें अपना इतना टाइम इन्वेस्ट करने वाले हैं पढ़ने में, लेकिन 90% बच्चों को यही नहीं पता कि एक्चुअल में उन्हें क्या पढ़ना चाहिए। उन्हें टीचर जो पढ़ा रहा है उनके अकॉर्डिंग वो सब सही है, वो खुद से फिल्टर ही नहीं कर पाते चीज़ों के कि एक्चुअल में हमें क्या ज़रूरत है, बोर्ड में किस तरीके की चीज़ें पूछी जाती हैं, क्या हमारा सिलेबस है। तो बेटा सबसे पहला पॉइंट जो मैं तुम्हें कहना चाहूँगी, अगर तुम्हारा गोल है 70 आउट ऑफ 70 गेट करने का, क्योंकि देखो स्टार्टिंग में जब आते हैं ना, हमारा सेशन स्टार्ट होता है, हर बच्चे को क्रेज़ होता है, मुझे अपने मार्क्स कहीं नहीं कटने देने, मुझे 70 आउट ऑफ 70 चाहिए, मुझे 100 आउट ऑफ 100 चाहिए। लेकिन 1 महीने करोगे, 2 महीने करोगे, 2 महीने के बाद क्या होता है, वो जो तुम्हारा मोटिवेशन है वो डाउन हो जाता है और तुम बहुत डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, मल्टीपल चीज़ों के लिए भागते हो। कुछ बच्चे अकेडमी ज्वाइन कर लेंगे, यानी क्या कहते हैं, ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन कर लेंगे, लाइक ट्यूशन्स वगैरह। फिर भी मैं ये नहीं कहूँगी ट्यूशन्स ज्वाइन करना गलत है, नो नॉट एट ऑल, लेकिन फिर भी उनके 100 आउट ऑफ 100 या 70 आउट ऑफ 70 मार्क्स ही नहीं आ पाते, उन्हें चीज़ें फिर भी नहीं पता होती हैं। स्कूल में जा रहे हैं, ट्यूशन में जा रहे हैं, लेकिन फिर भी नहीं पता है। तो सबसे पहला पॉइंट, अगर तुम अपनी किसी भी चीज़ की तैयारी शुरू कर रहे हो, किसी भी चीज़ के लिए पढ़ना शुरू कर रहे हो, चाहे वो तुम्हारा बोर्ड्स है, चाहे वो तुम्हारे कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, सबके लिए बेटा सबसे पहला पॉइंट तुम्हें एक्चुअल में पता होना चाहिए कि जिस चीज़ के लिए तुम अपना पूरा साल देने वाले हो उसमें तुम्हें पढ़ना क्या है। तो सबसे पहला पॉइंट जो है, तुम्हें जानना है अपना सिलेबस, दैट व्हाट टू स्टडी। सिलेबस में व्हाट टू स्टडी बेटा, कि एक्चुअल में तुम्हें पढ़ना क्या है। टीचर कभी कभी क्या क्या करते हैं कि बहुत एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ा देते हैं, कभी कभी किसी टॉपिक को मिस कर देते हैं और बच्चे को पता ही नहीं है कि हमारे ये टॉपिक मिस हो गया, या हम इतना एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं और हमें याद ही नहीं हो रहा है। क्या होता है, बोर्ड में क्वेश्चन आता है, टॉपिक मिस हो गया, टीचर ने नहीं पढ़ाया, क्या करेगा बच्चा। तो सबसे पहले डोंट डिपेंड ऑन एनीवन, किसी पर डिपेंड नहीं होना, खुद से अपना पूरा सिलेबस जानो कि एक्चुअल में तुम्हें पढ़ना क्या है, तुम्हें किस चीज़ की ज़रूरत है, क्या तुमसे डिमांड करता है बोर्ड। क्योंकि देखो हम ये क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं बोर्ड के लिए, तो एक्चुअल में तुम किस तरीके की चीज़ों से डील करने वाले हो। तो सबसे पहला पॉइंट बेटा तुम्हारे लिए है सिलेबस, सिलेबस को जानना कि व्हाट टू स्टडी। अब दूसरा पॉइंट आपको बोला है मैंने, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक फॉलो करना। देखो मैंने बहुत बच्चों को देखा है, रियलिटी है ये, और शायद तुम लोग भी जानते हो अपनी रियलिटी। देखो हमेशा हमें अपनी जो रियलिटी है वो एक्सेप्ट करनी चाहिए, जो भी हम काम कर रहे हैं ऑनेस्टी के साथ करना चाहिए। तो बच्चे जानते हैं कि वो क्या करेंगे, सिलेबस लेंगे, परचेज करेंगे, सिर्फ एक एनसीईआरटी बुक को छोड़ के बाकी वो सारी रेफरेंस बुक को खरीद लेते हैं। सिर्फ एक एनसीईआरटी बुक को छोड़ के बाकी वो सारी बुक्स पढ़ना शुरू करते हैं, इतनी मोटी मोटी बुक्स लेके रख लेते हैं, चाहे वो फिजिक्स की हो, केमिस्ट्री की हो, बायोलॉजी की हो। किस लिए? उनके माइंड में एक ऑब्सेशन होता है, एक जुनून होता है कि हमें
पूरा पढ़ना है, एकदम डीप स्टडी करनी है, अच्छे से पढ़ना है और मुझे पूरे 70 आउट ऑफ 70 लेके आने हैं। लेकिन जब इतनी मोटी मोटी बुक्स तुम्हारे आगे आती हैं, उनमें इतना कंटेंट दिया हुआ होता है, फिर तुम्हें पता ही नहीं चलता क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, कैसे पढ़ना है, इतना पढ़ रहे हैं याद ही नहीं हो रहा। और फिर क्या करते हो, तुमसे ना वो बुक कवर हो पाती है ना तुम एनसीईआरटी पढ़ते हो और तुम्हारा सब कुछ छूट जाता है। तो बेटा आई विल रिकमेंड यू स्ट्रांगली कि सिर्फ तुम्हें क्या फॉलो करना है बायो में, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, कोई रेफरेंस बुक में एडवाइस नहीं करूंगी। अगर तुम अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग के एनसीईआरटी हो गया है, अब मैम हमारे पास टाइम है, हमें एक्स्ट्रा पढ़ना है, ठीक है पढ़ो रेफरेंस बुक, मैं मना नहीं कर रही हूँ, रेफरेंस बुक खराब नहीं होती, पढ़िए। लेकिन सबसे पहली चीज़ तुम्हें क्या पढ़ना है, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। क्या फॉलो करना है बेटा, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। अब क्वेश्चन है मैम एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक कैसे पढ़ना है, कैसे हम पढ़ेंगे, कौन पढ़ाएगा? तो बेटा उसके लिए तुम्हारे पास मैम है, मैम तुम्हारी एक एक लाइन को, एनसीईआरटी की एक एक लाइन को क्लियर कराएंगे। मेरे साथ कनेक्ट रहिएगा पूरी साल और हम पूरा, जिसे कहते हैं ना, तुम्हें खुद से एक कॉन्फिडेंस आने लगेगा कि हाँ यार मैंने पढ़ाई की है, मैंने एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ा है और तुम्हारे सारे क्वेश्चंस बनेंगे। इस बात की गारंटी मैं लेती हूँ कि हाँ तुम सबको, तुम्हें लगेगा कि एक्चुअल में तुमने एनसीईआरटी को पढ़ा है और तुम्हारे सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं। लेकिन मेरे कहने से आप सिर्फ एक काम करोगे, रेफरेंस बुक पढ़ना ना पढ़ना तुम्हारी चॉइस है। मेरे कहने से हर एक बच्चा जो मुझसे कनेक्टेड रहेगा वो एनसीईआरटी बुक बेटा जरूर फॉलो करेगा, एनसीईआरटी को पढ़ेगा जरूर। इसके बाद बेटा आप देखो थर्ड पॉइंट, डिवाइड योर सिलेबस इनटू स्मॉल पार्ट्स। हमें हमारा सिलेबस पता चल गया, चलो मैम ने ये भी बता दिया एनसीईआरटी बुक्स पढ़नी है, लेकिन अब सोचो कुछ बच्चों को यही नहीं पता एग्जैक्टली एनसीईआरटी में है कितने चैप्टर्स, ठीक है, तो वो तो तुम सिलेबस में जान लोगे कि है कितने चैप्टर्स। अब क्या करना है, मैम उनको पढ़ना किस तरीके से है। मान लो तुम्हारी एनसीईआरटी में 11 की में 22 है, यहाँ 16 चैप्टर्स हैं, कुछ आपका टोटल जो है वो 16 है, उसमें से डिडक्ट कर दिया है सिलेबस में। तो अब आपको क्या करना है, अपना जो सिलेबस है, चाहे देखो वो सिर्फ बायो की बात नहीं कर रही मैं, यहाँ मैं फिजिक्स के लिए भी बोलूँगी, केमिस्ट्री के लिए बोलूँगी, हिंदी इंग्लिश जो भी तुम्हारा सब्जेक्ट है उसको पढ़ने के लिए एक साथ तो तुम सारा नहीं पढ़ सकते, उसको बेटा छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करो कि हाँ एक महीने में मुझे इतने चैप्टर कवर करने हैं, फिर एक वीक में मुझे इतने चैप्टर कवर करने हैं, मुझे इतने टाइम तक कि मुझे 6 महीने में 8 महीने में अपना पूरा सिलेबस खत्म करना है। इस तरीके से ना उस चीज़ को डिवाइड करो, डिवाइड योर सिलेबस इनटू स्मॉल पार्ट्स, क्योंकि जब तक आपके पास एक प्रॉपर प्लानिंग नहीं होगी तब तक तो सारी चीज़ें खराब हैं, आप कितना भी स्ट्रगल कर लो। मैंने देखा है बच्चों को, ऑनेस्टली कुछ बच्चे होते हैं बेटा दिन में शायद 8-8 घंटे 10-10 घंटे पढ़ते हैं, एक्चुअल में बोर्ड क्लासेस में मैंने देखा है बच्चों को सभी सब्जेक्ट को मिला के 10-10 12-12 घंटे पूरा पूरा दिन पढ़ते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जब उनका रिजल्ट आता है तो अच्छे मार्क्स नहीं आते। रीज़न है क्योंकि उन्होंने मेहनत तो की, देखो ऐसा नहीं उन्होंने मेहनत नहीं की, उन्होंने मेहनत की लेकिन उनको नहीं पता था कि किस डायरेक्शन में उन्हें वो मेहनत करनी है, ठीक है। तो एक प्रॉपर डायरेक्शन होनी चाहिए, एक प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए कि आखिर जो मैं पढ़ रहा हूँ या मैं पढ़ रही हूँ उसका मुझे क्या रिजल्ट मिलेगा। तो उसके लिए तुम्हें क्या करना है, अपने सिलेबस को स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करो और डिवाइड करने के बाद में तब उसको पढ़ना शुरू करो, ताकि चीज़ें आपको फिर ईजी लगने लगेंगी। मान लो एक महीने में 4 चैप्टर कवर करने हैं, दूसरे महीने में बड़े चैप्टर है तो 3 करने हैं, इस तरीके से डिवाइड करो और तब उनको पढ़ना शुरू करो। इसके बाद बेटा फोर्थ है डेली गोल्स, सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेली गोल्स। क्या करते हैं बच्चे, ठीक है सिलेबस तो डिवाइड कर लिया, 6 महीने में ख़त्म करना है, 4 महीने में करना है, 10 महीने में करना है, पूरा साल है तो मुझे 4 चैप्टर या 6 चैप्टर एक महीने में कर देने हैं, डिवाइड कर लिया, इट्स ओके तुम्हारी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग। अब क्या किया, मान लो तुमने 5 चैप्टर का गोल ले लिया, तुमने पहले वीक पढ़ाई नहीं की, दूसरे वीक पढ़ाई नहीं की, लास्ट में रह गए 15 दिन, अब तुम्हें 15 दिन में 5 चैप्टर खत्म करने हैं। कैसे करोगे, नहीं हो पाएगा, बिल्कुल नहीं हो पाएगा। फिर कहोगे मैम हमारा तो बैकलॉग हो गया, मैम हमसे तो हो ही नहीं रहा है। कैसे होगा बेटा, इसीलिए ज़रूरी है कि तुम डेली गोल्स बनाओ, वीकली गोल्स बनाओ, मंथली गोल्स बनाओ, वीकली गोल्स बनाओ। देखो वीकली गोल्स बनाओ, मंथली बनाओ, ठीक है कि मंथ में क्या करना है, फिर एक वीक में कितना कवर करना है, और सबसे इंपॉर्टेंट डेली गोल्स। डेली सुबह उठो, उठ के पहले अपना पूरा दिन का टारगेट सेट करो कि एक्चुअली मुझे आज क्या क्या करना है। सोने जब पूरा करो और रात को जब सोने जाओ उससे पहले अपना नोटबुक खोलो, देखो मैंने क्या क्या टारगेट बनाया था, उसमें से मैंने कितना % कवर किया, कितना रह गया। आई अग्री कि 100% बेटा कवर नहीं हो पाएगा। आप, मुझे पता है बच्चे क्या करते हैं, हमेशा अपनी कैपेबिलिटी से ज़्यादा गोल सेट करते हैं,
नहीं हो पाता, लेकिन एटलीस्ट कोशिश करो कि और रात को एनालाइज करो कि मैंने कितने आवर्स वेस्ट किए, उसे मुझे कैसे यूटिलाइज करना है। डेली गोल्स बनाओ, उन पर वर्क करो, उनको कंप्लीट करो, क्योंकि चीज़ें जो भी होती हैं कंप्लीट वो धीरे धीरे करके होती हैं, एक साथ कंप्लीट नहीं होता। एक एक दिन का जब आप ऐड करोगे और मंथ के लास्ट में देखोगे तो आप देखोगे कि आपने बहुत सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। इसीलिए एसेंशियल है डेली गोल्स बनाना, अगर 70 आउट ऑफ 70 चाहिए तो। इसके बाद नेक्स्ट है योर ओन नोट्स। आपको बेटा खुद के नोट्स बनाने हैं। कुछ बच्चे क्या करते हैं, नोट्स को परचेज कर लेंगे, कुछ बच्चे अरे हम तो PDF निकलवा लेंगे, प्रिंट आउट निकलवा लेंगे, वहाँ से पढ़ लेंगे। कुछ बच्चे होते हैं कि ठीक है किसी अपने फ्रेंड के नोट शेयर कर लिए, टीचर ने लिखा है, फ्रेंड ने बना लिए, तुमने नहीं बनाए, ठीक है फ्रेंड के नोट शेयर कर लिए। बेटा बहुत गलत बात होती है, कभी भी तुम दूसरों के नोट से ना एक परफेक्ट एफिशिएंसी के साथ नहीं पढ़ सकते। हमेशा अपने नोट्स अपनी हैंड राइटिंग में बनाओ, कैसे भी बनाओ, उल्टे सीधे, कोशिश करो अच्छे नोट्स बनाओ। लेकिन जब तुम अपने हाथ से लिख के देखोगे चीज़ों को, अपने हाथ से अपने नोट्स को बनाओगे, वो चीज़ें आपके 6 महीने बाद भी आपके दिमाग में रहेंगी कि हाँ मैंने ये चीज़ लिखी थी, इसका मतलब ये है और ये ऐसे होना है। तो इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं योर ऑन नोट्स। हमेशा खुद के नोट्स बनाओ, किसी दूसरे के नोट्स पर रिले नहीं करना है, अंडरस्टैंड। और ऐसा नहीं करना है कि पहला चैप्टर छोड़ दिया, दूसरा छोड़ दिया। देखो मैम स्टार्टिंग से पढ़ाएंगी, मैम के साथ साथ क्लास में ही तुम अपने नोटबुक पेन लेके बैठोगे, NCERT आगे खोल के बैठोगे, मैम पढ़ाएंगी, तुम्हें NCERT में हाईलाइट करना है कि एग्जैक्टली करना कैसे है, और साथ के साथ जो भी मैं यहाँ लिखूंगी आपको अपनी लैंग्वेज में नोट्स बनाने हैं। और उसके बाद फिर देखना क्या क्या रह गया, फिर उसको फिल्टर करके PDF जो मिलेगी उसमें से नोट्स बनाइएगा, ठीक है। तो सभी बच्चे मेक श्योर करेंगे कि अपने आप खुद नोट्स बनाएंगे, किसी के नोट्स से शेयर नहीं करेंगे कि हम इसके नोट्स पढ़ रहे हैं, उसके नोट्स पढ़ रहे हैं। नो बेटा, अगर अच्छे मार्क्स चाहिए तो मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। इसके बाद 6th है आपका PYQs एंड सैम्पल पेपर, मोस्ट एसेंशियल थिंग्स। देखो मैंने देखा है बच्चे, देखो ज़्यादातर बच्चे PYQs लगाते हैं, आई एग्री, मैंने देखा है और बहुत बार देखा है बच्चे PYQs लगाते हैं, लेकिन गलती क्या करते हैं, वो जब सेशन का एंड आता है नवंबर दिसंबर, जब तुम्हारे प्री बोर्ड आ रहे होते हैं जैन में, सैम्पल पेपर खरीदेंगे जल्दी जल्दी 1 महीने पहले, और तब क्या करेंगे, फिर उनको पढ़ना शुरू करेंगे, फिर देखेंगे सैम्पल पेपर में से क्या क्या आएगा उसमें से भी हाईलाइट कर लें। नहीं बेटा, ये नहीं करना। आपने एक चैप्टर पढ़ा, जैसे मैम ने मान लो आपको फर्स्ट चैप्टर पढ़ा दिया, साथ के साथ जैसे ही चैप्टर खत्म हुआ आपको पूरा चैप्टर आता है, जो सैम्पल पेपर पहले ही परचेज कर लो, PYQs पहले ही परचेज कर लो, और उसमें से देखो कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। वैसे तो मैम कराएंगी, टेंशन मत लो, सारी चीज़ें मैम खुद से कराएंगी, सारे क्वेश्चन सीरीज भी आपके लिए मैम लेके आएंगी। लेकिन पहले ही क्या करना है आपको, जो जैसे जैसे तुम्हारे चैप्टर खत्म होते जाएंगे बायो में, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, चैप्टर वाइज, कैसे चैप्टर वाइज, सेशन के लास्ट में नहीं, सेशन के लास्ट में तो हर कोई करता है, तुम्हें स्पेशल बनना है। तो इसीलिए तुम्हें क्या करना है, जैसे जैसे चैप्टर खत्म होते जाएंगे चैप्टर वाइज क्या करने हैं बेटा, PYQs सॉल्व करने हैं कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं इस चैप्टर पर, किस किस तरीके के क्वेश्चंस फ्रेम हुए हैं, उस बेसिस पर आपको क्या करना है, अपने PYQs को, सैम्पल पेपर्स को सॉल्व करना है, स्टार्टिंग से ही, एंड में नहीं, फर्स्ट डे से ही। जैसे ही मैम ने चैप्टर पहला खत्म कराया तभी से लग जाना है, हर चैप्टर के बाद में सेकंड चैप्टर खत्म कराया, सेकंड चैप्टर को फिल्टर करो, इसमें से क्या क्या क्वेश्चन हैं, कैसे कैसे हैं। और देखो एक और गलती करते हैं बच्चों ने सैम्पल पेपर ले लिए, वो बेटा आपको जो सैम्पल पेपर परचेज करना है ना, चैप्टर वाइज ही करना है, ताकि आपको पता रहे, वरना तो आप सर्च करते रह जाओगे इस पूरे सैम्पल में, अच्छा इस चैप्टर का क्वेश्चन यहाँ है, इसमें यहाँ है, वो नहीं करना, चैप्टर वाइज लेने हैं, ठीक है, ताकि आपको खुद पता रहे, ज़्यादा आपको स्ट्रगल ना करना पड़े। 7th पॉइंट देखो अब, रेगुलर रिवीजन, सबसे इंपॉर्टेंट। क्या हुआ, आज मैम ने क्लास ली, ठीक है, मान लो मैम ने फर्स्ट चैप्टर की क्लास ली और तुमने बहुत अच्छे से पढ़ा, ठीक है, मैम को फॉलो कर रहे हो, बहुत अच्छे से पढ़ा फर्स्ट क्लास को, उसके बाद सेकंड क्लास ली, थर्ड क्लास ली, तुमने ये पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से कवर किया, प्रॉपर नोट्स भी बनाए तुमने जो जो मैम ने बोला तुमने PYQs भी सॉल्व कर लिए। अब मैम सेकंड चैप्टर पढ़ा रही हैं, 1 महीने बाद मैम 4th 5th चैप्टर पर आ गई, आप मैम के साथ पढ़ते जा रहे हो, लेकिन आपने फर्स्ट चैप्टर को खोल के भी नहीं देखा है, और आपको फर्स्ट चैप्टर को पढ़े हुए 4 महीने हो गए। बताओ क्या तुम्हें याद रहेगा, कितना भी अच्छा पढ़ा हो, हाँ कुछ कुछ पॉइंट्स याद रहेंगे, क्या जितने अच्छे से तुमने पढ़ा था वो चीज़ तुम्हें याद रहेगी आज से 4 महीने बाद? नहीं रहेगी बेटा। इसीलिए ज़रूरी होता है रिवीजन, रेगुलर रिवीजन। मान लो आज चैप्टर तुमने खत्म किया, आज से 4 दिन बाद फिर एक बार उसको रिकॉल करो, आज से वो 4 दिन के बाद फिर उसको 10 दिन बाद एक बार फिर से रिकॉल करो, यानी कम से कम एक चैप्टर पर 4 से 5 बार रिवीजन कर लो।
सिलेबस के साथ साथ जैसे जैसे सिलेबस खत्म होता जा रहा है, सिलेबस के साथ साथ ही इसको 4 से 5 बार रिवाइज करो। फिर लास्ट में तो मैम तुम्हें रिवाइज कराएंगे ही, लास्ट में तो तुम्हारा सेशन आएगा ही रिवीजन के लिए, फिर तब दोबारा मैम के साथ रिवाइज करना है। और जब तुम मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कर लोगे चीज़ें, तो बताओ कैसे याद नहीं होंगी तुम्हें, कैसे चीज़ें समझ नहीं आएंगी, कैसे तुम्हारे मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे। रिवीजन बेटा सबसे इंपॉर्टेंट होता है। देखो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं 8th पॉइंट, मल्टीपल टाइम्स एनसीईआरटी बुक रीडिंग। मैंने पहले ही बोला, इसको बेटा यहीं कवर कर लिया इस पॉइंट को हमने, कि जितनी भी बार यानी रेफरेंस पढ़ना ना पढ़ना तुम्हारी मर्जी है, लेकिन तुम्हें मल्टीपल टाइम्स एनसीईआरटी की रीडिंग करनी है। मैम के कहने से अगर तुम्हें अच्छे मार्क्स चाहिए तो तुम्हें एनसीईआरटी की रीडिंग करनी होगी, और वो भी मल्टीपल टाइम्स। एनसीईआरटी पढ़ ली बोलोगे लास्ट में, मैम आपने कहा था एनसीईआरटी पढ़नी है, हमने तो देखो पढ़ी थी पूरी एक बार एनसीईआरटी। बेटा एक बार पढ़ने से तो तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि एनसीईआरटी में गिवन क्या है। इसीलिए तुम्हें जो एनसीईआरटी पढ़नी है उसकी मल्टीपल रीडिंग्स, उसकी बेटा मल्टीपल रीडिंग्स लगानी है। ये वर्ड हाईलाइट कर लो, कम से कम एक चैप्टर को 4 से 5 बार पढ़ना है। एनसीईआरटी से कम इस चैप्टर को 4 से 5 बार पढ़ना है। अब नेक्स्ट पॉइंट 9 पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है बेटा, डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी। देखो मैं फिर से बोलती हूँ, हाईलाइट, डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी। ठीक है, अगर तुम अपनी लाइफ में सिर्फ बायो के लिए ही नहीं, किसी भी चीज़ के लिए जो भी तुम कर रहे हो, अगर तुम कंसिस्टेंट रहोगे, अगर तुम डिसिप्लिन रहोगे बेटा, डेफिनेटली यू विल अचीव इट दैट। ओके, तो इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट है डिसिप्लिन। क्या होता है बच्चों में, ठीक है मैम ने बोला है पढ़ना है, रेगुलर हम पढ़ रहे हैं, पहला चैप्टर मैम हमने पढ़ लिया, लेकिन हमें आता है दूसरा चैप्टर पे, ठीक है कोई बात नहीं, अरे आज नहीं कोई बात नहीं, आज का मेरा ये काम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आज मेरी फ्रेंड का बर्थडे है, मुझे बर्थडे में जाना है, आज मेरे घर में शादी है, मुझे शादी अटेंड करनी है, कोई बात नहीं, एक ही क्लास तो है, 2 ही क्लास तो है, मैं आगे अटेंड कर लूँगा। फिर 4 दिन बाद, आज तो खुद का मेरा बर्थडे है, आज तो मुझे एंजॉय करना है। क्या हुआ, क्या तुम कंसिस्टेंट रहे उस चीज़ पर? ऐसे धीरे धीरे करके तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कब तुम्हारा बैकलॉग हो जाएगा, और इतना बैकलॉग हो जाएगा कि लास्ट में फिर तुम मुझे टेक्स्ट कर रहे होगे, मैम हमारा बैकलॉग हो गया है, हमें चीज़ें नहीं आती हैं, अब बताओ कैसे बैकलॉग क्लियर करें, कैसे मैम अच्छे मार्क्स लेके आएँ। तो बेटा इसीलिए पहले ही समझा रही हूँ, इसको अपने जो भी स्टडी टेबल है उसके सामने लगा लो। डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस, इज की ऑफ सक्सेस। बेटा अगर तुम कंसिस्टेंट रहोगे, ठीक है, डिसिप्लिन रहोगे, चीज़ों को बैकलॉग में नहीं जाने दोगे, खुद से डेली के डेली जो टास्क हैं उनको ख़त्म करोगे, डेली जो क्वेश्चंस मिलेंगे डीपीपी में डेली सॉल्व करोगे, तो डेफिनेटली यू विल अचीव गुड मार्क्स। ठीक है, नेक्स्ट है यूज टेबल चेयर। ये बेटा देखो मैम ने अपने एक्सपीरियंस के बेस पर रखा है पॉइंट। कुछ बच्चे होते हैं आराम से बेड पर बैठे रहते हैं, वहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ बच्चे हैं कहीं पर भी बैठ के, कभी अपना एक तो जहाँ भी आप पढ़ने का प्लेस है ना उसको फिक्स करो। अगर आपने मान लो अपने घर का कोई एक रूम ले लिया और उसका एक कोई कॉर्नर ले लिया, तो तुम्हें हमेशा जब तक तुम्हारा एंड यानी पढ़ाई सेशन लास्ट होगा वहीं उसी कॉर्नर में बैठ करके पढ़ाई करनी है। ऐसा नहीं करना कभी तुम छत पे जाके पढ़ रहे हो, कभी तुम किसी मम्मी के रूम में पढ़ रहे हो, जाके टीवी चल रहा है सामने, मम्मी टीवी देख रही है, सीरियल आ रहा है आराम से जोधा अकबर, और तुम आराम से देखने से लग रहे हो, एक साइड से बुक ले रखी है। नो बेटा, जो तुमने एक पीसफुल इन्वायरमेंट में अपना स्टडी का प्लेस बनाना है कि हाँ मुझे यहाँ बैठ के पढ़ाई करनी है, और ऐसा नहीं है बेड पे बैठ के पढ़ाई कर रहे हो कहीं भी। यूज टेबल एंड चेयर। क्या यूज करना है बेटा? टेबल एंड चेयर। चेयर यूज करनी है, टेबल यूज करनी है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, तुम्हारी चेयर पे बैठते हो बैकबोन स्ट्रेट रहती है, बैकबोन स्ट्रेट रहती है तो तुम्हारे ब्रेन की एफिशिएंसी इंक्रीज होती है और चीज़ें जल्दी याद होती हैं। नेक्स्ट है डिस्ट्रैक्शंस। मैम कितनी सही बात बोली है ना, हमारी लाइफ में तो डिस्ट्रैक्शंस की कमी नहीं है, पूरा डिस्ट्रैक्शंस ही भरे पड़े हैं। कोई किसी को गेम का डिस्ट्रैक्शन है, पबजी खेलते हैं बच्चे, देखा है मैंने, ठीक है, फ्री फायर खेलती हैं बच्चे, और क्या मैम घूमने जाते हैं, पार्टियाँ करनी है, ठीक है, इधर उधर टाइम वेस्ट करना है फ्रेंड्स के साथ में, गेम्स खेलने हैं, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस होते हैं लाइफ में। मैम कुछ बच्चों के एक्सक्यूज़ होते हैं कि मैम हमें कोई गेम वेम नहीं खेलना, हमारे फैमिली में हमारा टाइम इतना चला जाता है कि हमें पढ़ने का टाइम ही नहीं मिलता। बेटा अवॉइड द डिस्ट्रैक्शंस। जब तक आप डिस्ट्रैक्शंस के बीच में रहोगे डेफिनेटली यू कांट स्टडी। इसीलिए ज़रूरी है जो भी डिस्ट्रैक्शंस हैं, अपना ये साल तुम्हें मिला है, पढ़ने के लिए मिला है, पढ़ने में दो, बाकी की चीज़ें बाद में होती रहेंगी। कोई भी चीज़ तुम्हारे लिए ऐसा नहीं है कि टाइम निकल जाएगा या तुम्हें बाद में मिलेगी, नहीं, टाइम के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें मिल जाएंगी, लेकिन अभी जो तुम्हें टास्क मिला है पढ़ने का,
जो तुम्हारे घर वालों ने तुम्हारे ऊपर पैसे इन्वेस्ट किए, जो तुम्हें काम दिया है, उसको ऑनेस्टी के साथ करो, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं रखना, सबको हटा दो, फ्रेंड्स, फैमिली, व्हाटएवर, गेम्स, फ़ोन, जो भी है ना, सबको हटा दो, सिर्फ क्या करनी है, पढ़ाई। तो होप ये कुछ चीज़ें बेटा आपको समझ आई होंगी। लेक्चर से पहले अब आपको प्रॉपर लेक्चर मिलने लगेंगे, प्रॉपर आपकी क्लासेस चलनी शुरू हो जाएंगी। यूट्यूब पर भी आपको स्टार्टिंग में कुछ क्लासेस मिलेंगी। तो बेटा देखते हैं कि तुम कितना अच्छा परफॉर्म कर पाते हो, कैसे कनेक्ट रहते हो, कैसे अपने आप को 100 आउट ऑफ 100 या 70 आउट ऑफ 70 के लिए प्रिपेयर करते हो। थैंक यू क्लास।